A ball is dropped from a building of height 40 meter. Simultaneously, another ball is thrown up with a speed of 20 मीटर पर सेकेंड. एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग की हाइट 40 मीटर है और इस बिल्डिंग पर से एक बॉल गिराई गई नीचे और उसी समय एक बॉल ऊपर फेंकी गई विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड. The relative speed of first ball with respect to second ball at t is equal to 1 सेकेंड. तो जब टाइम 1 सेकेंड हुआ फेंकने के बाद, जब टाइम 1 सेकेंड हुआ तो उस समय फर्स्ट बॉल इसे बोला जा रहा है और सेकेंड इसे. तो वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड हमें निकालना है. तो कैसे निकलेगा? तो वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड इज वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ सेकेंड, और ये वेक्टर में होगा. ये हम वेक्टर साइन दे रहे हैं. इसका मतलब मुझे यहाँ पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसके डायरेक्शन को भी कंसिडर करना पड़ेगा, साइन भी देना पड़ेगा, यहाँ पे डायरेक्शन भी शामिल करना पड़ेगा. तो पता करते हैं कि t बराबर 1 सेकेंड पे इसकी कितनी वेलोसिटी थी और इसकी कितनी वेलोसिटी थी. यहाँ पे ये वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ 1. ये जो वेलोसिटी एक की है वो किसके रिस्पेक्ट में है? तो वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, इस अर्थ के रिस्पेक्ट में. ठीक है. तो वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. तो ये फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी कितनी होगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में या इस बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में? तो 1 सेकेंड बाद ये इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो वो हमें निकालना है. तो फ्री फॉल का केस है, यहाँ पे इनिशियल स्पीड 0 है, टाइम 1 सेकेंड लेगा, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? तो v बराबर u प्लस ए टी यूज़ करना है. इनिशियल वेलोसिटी 0 और हम लोग नीचे को पॉजिटिव ले रहे हैं. ठीक है, नीचे वाले डायरेक्शन में. तो एक्सेलरेशन भी नीचे है तो इसलिए वहाँ प्लस g लेंगे. टाइम 1 सेकेंड, तो यहाँ से g का वैल्यू अगर हम 10 यूज़ करते हैं तो फाइनल वेलोसिटी मुझे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिलेगा. तो ये जो वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल है ये कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब इसका वेलोसिटी देखते हैं. 20 से फेंका गया है तो 1 सेकेंड बाद इसकी क्या वेलोसिटी होगी. तो इसमें भी यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे. फाइनल वेलोसिटी मुझे निकालना है. इनिशियल 20 है और ये 20 जो स्पीड है ऊपर है, तो ऊपर को हम नेगेटिव माने हैं, नीचे को पॉजिटिव, तो इसमें माइनस लिखेंगे. और एक्सेलरेशन नीचे है तो प्लस 10, टाइम 1 सेकेंड. तो यहाँ से माइनस 10 मीटर पर सेकेंड आता है. सॉरी, यहाँ स्क्वायर नहीं होगा. सो दिस इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉल एट आफ्टर t बराबर 1 सेकेंड. सो तो यहाँ पे फाइनल v2 जो होगा यहाँ पे -10 लिखेंगे, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड. तो 1 सेकेंड बाद इसकी स्पीड इधर थी 10, 1 सेकेंड बाद इसकी स्पीड थी इधर 10. तो सेकेंड बॉल और ये फर्स्ट बॉल, तो फर्स्ट बॉल के रिस्पेक्ट में सेकेंड बॉल की स्पीड क्या होगी? 20 मीटर पर सेकेंड. क्या होता है इसको, ये तो अपने अभी फॉर्मूला से देखा, पर इसको थोड़ा प्रैक्टिकली भी देखते हैं तो ऐसा सही है. एक मिनट के लिए मानिए कि इसकी वेलोसिटी 0 है. ठीक, तो इसकी वेलोसिटी 0 है तो ये ऊपर आ रहा है 10 से. तो जब इससे पूछा जाएगा कि सेकेंड बॉल कितनी स्पीड से आ रही है, तो सिंपली बोलेगा 10 से आ रही है. मेरे और इस सेकेंड बॉल के बीच की जो दूरी है वो हर पल 1 सेकेंड में 10 मीटर कम रही है, तो इसका मतलब 10 की स्पीड से मेरी ओर आ रही है. ठीक, अब जब इसकी स्पीड कुछ बढ़ गई, मान लीजिए 10 बढ़ गया, तो इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच, इन दोनों बॉल के बीच की जो दूरी है वो दोनों मिल के कवर कर रही है. ये भी 10 की स्पीड से हर 1 सेकेंड 10 मीटर चल रहा है 2 की ओर, और 2 भी हर 1 सेकेंड 10 मीटर चल रहा है 1 की ओर. तो इसके बीच की दूरी है जो अब जल्दी जल्दी ख़त्म होगा. तो ऑब्जर्वर 1, ये बॉल 1 है, अगर इससे पूछा जाए कि 2 की स्पीड क्या है तो ये क्या जवाब देगा? ये तो खुद को सोचेगा कि हम रुके हुए हैं, पर ये इसकी बीच की दूरी है वो इसके वजह से भी, 1 बॉल की वजह से भी ख़त्म हो रही है ना, 1 बॉल की वजह से भी कवर हो रही है दूरी, पर ये खुद को रुका हुआ समझेगा. तो इस हिसाब से ये सोचेगा कि जो भी काम हो रहा है सबका सब 2 ही कर रहा है. ये अपना भी काम का श्रेय 2 को, बॉल 2 को दे देगा, और इसलिए लगेगा इसे फर्स्ट बॉल को लगेगा कि ये, तो अपना जो वेलोसिटी था इसका इसको दे देगा, तो 20 हो जाएगा. आप ऐसा गौर भी किए होंगे जब सामने सामने दो गाड़ी आती है, आप जैसे कि इधर से जा रहे हो
और इधर से एक गाड़ी आ रही है, तो बड़ा ही फास्टली क्रॉस करती है एक दूसरे को, ठीक है। हालांकि उतना स्पीड से चलती नहीं है, बट बहुत ही फास्टली क्रॉस करती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों के बीच की दूरी है वो दोनों मिलके कवर कर रही है, तो जल्दी वो दूरी ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए ये फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं, और ये फार्मूला इस सिचुएशन के लिए ठीक बैठता है। If a particle is dropped from top of a tower, then ratio of time is in falling first three successive equal distances. तो यहाँ पे क्वेश्चन है, बोला जा रहा है एक पार्टिकल एक टावर से ड्रॉप किया गया, एक पार्टिकल को एक टावर से ड्रॉप किया गया, देन द रेशियो ऑफ टाइम इन फॉलिंग फर्स्ट थ्री सक्सेसिव इक्वल डिस्टेंस। कहा जा रहा है टाइम की रेशियो बताइए जिसमें पहला तीन बराबर दूरी, लगातार बराबर दूरी कवर किया गया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक टावर है, टावर से एक पार्टिकल को नीचे गिराया जाता है, तो ये कुछ दूरी इस तरीके से कवर करती है। तो हम तीन सक्सेसिव इक्वल डिस्टेंस यहाँ से लेते हैं, एक यहाँ से यहाँ तक, फिर एक यहाँ से यहाँ तक, और एक और यहाँ तक। तो ये तीन, पहले बॉल यहाँ पे आई फिर इस तरीके से गिरती गई, तो ये तीन इक्वल दूरी है। और क्वेश्चन में बोला है उस टाइम का रेशियो बताइए जिसमें ये जो पहली तीन सक्सेसिव इक्वल डिस्टेंसेस है कवर किया गया है। तो मान लेते हैं ये टाइम यहाँ से यहाँ आने में t1 लगा, फिर यहाँ से यहाँ आने में t2 लगा, और यहाँ से यहाँ आने में t3 लगा, ठीक। अब ऑफ कोर्स बॉल गिर रहा है, तो ये जो दूरी कवर किया गया है t1 समय में, और ये उतना ही दूरी, जितना दूरी ये है, ये दूरी मान लीजिए h है, तो ये भी h है, ये भी h है। तो जितना h दूरी इस t1 समय में, h दूरी t1 समय लिया कवर करने में, और यहाँ पे h दूरी t2 समय लिया कवर करने में, आप यहाँ से कह सकते हो कि दिस t1 इज़ ग्रेटर दैन t2। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं कि t1 के समय में वेलोसिटी बहुत कम था, इस समय इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, बहुत कम वेलोसिटी में इस h को कवर किया गया। तो बहुत कम वेलोसिटी में h कवर किया गया, t1 समय लगा, पर यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ गई कुछ एक्सेलरेशन की वजह से, ग्रेविटी की वजह से, तो अब वही h एक हाई स्पीड में कवर किया गया, तो ऑफ कोर्स टाइम कम लगेगा। दैट्स वाई t1 इज ग्रेटर दैन t2 एंड t2 इज ग्रेटर दैन t3। ओके, तो मुझे इसी t1 इज टू t2 इज टू t3 हमें चाहिए। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ 0 है, फाइनल वेलोसिटी का कुछ पता नहीं, h हमें पता है, h हमने मान लिया है, टाइम t1 मान लिया है, तो मुझे t1 t2 t3 चाहिए, और h है, तो इस हिसाब से मुझे h बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लगाना चाहिए। एक फार्मूला और है वैसे, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, पर फिर इसमें फाइनल वेलोसिटी का प्रॉब्लम आ जाएगा, तो ये लगा कर देखते हैं। h बराबर ut, u इज 0, सो इग्नोर करते हैं उसको, हाफ एक्सेलरेशन ये g ही रखते हैं क्योंकि कट ही जाना है, रेशियो निकालेंगे तो हाफ g, एंड टाइम t1 लिया है तो t1 स्क्वायर। अब यहाँ पे इस वाले केस की बात करते हैं, तो इसमें h बराबर, तो यहाँ पे इनिशियल स्पीड जो कि इस केस का फाइनल स्पीड होगा वो तो हमें मालूम नहीं है, तो ये हम पूरा जर्नी लेते हैं। ये जो h है, हम इस h यहाँ से यहाँ तक के लिए फॉर्मूला यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ से यहाँ तक के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। और फिर वहाँ से हम t2 निकाल लेंगे, तो यहाँ से यहाँ आया तो डिस्टेंस इज 2h, और हाँ साइन को कंसीडर करना चाहिए, नीचे जा रहे हैं तो प्लस मानेंगे उसको, तो ये h नीचे गए हैं तो प्लस माने हैं, और g नीचे का डायरेक्शन प्लस है, तो इसलिए g में भी प्लस रखे हैं। चलो ठीक है, यहाँ पे इसमें भी वही हाफ a टाइम इज t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर, तो ये मेरा सेकेंड हो गया। ऐसा ही काम इसके लिए करते हैं, तो इसमें भी हम सिर्फ ये जर्नी इस यहाँ से यहाँ तक के लिए नहीं करेंगे, पूरा करेंगे, क्योंकि फिर वेलोसिटी का यहाँ पे पता करना पड़ेगा मुझे, तो पूरा करते हैं। तो 3h इज इक्वल टू हाफ a t1 प्लस t2 प्लस t3 का होल स्क्वायर। यहाँ से t1 निकालते हैं, यहाँ से t1 निकालते हैं, तो t1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2h बाई g,
और यहाँ से T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4h/g, और यहाँ से हो जाएगा 6h/g। तो फर्स्टली मुझे सेपरेटली सबका T1 T2 निकालना पड़ेगा, तभी हम उसका रेशियो लिख सकते हैं यहाँ पे। तो T1 तो मुझे पता है, पर यहाँ T2 हमें नहीं पता, तो T1 का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं तो मुझे T2 पता चल जाएगा। तो T1 कितना होगा, T1 यहाँ से निकालिएगा तो √2h/g आएगा, जो कि यहाँ पे रखेंगे तो फिर कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखते हैं T1 प्लस T2 इज इक्वल टू √4h/g, और T1 के जगह पे हम रखेंगे √2h/g प्लस T2 इज इक्वल टू √4h/g। तो यहाँ से हमें T2 निकलेगा √4h/g माइनस √2h/g। फिर नाउ अब इसी तरीके से हम T3 का वैल्यू निकाल लेते हैं। सो द वैल्यू ऑफ T3 इज, पहले T1 प्लस T2 प्लस T3 का वैल्यू लिख लेते हैं √6h/g, और T1 T2 का वैल्यू जानते हैं, ये दोनों वैल्यू रखेंगे तो इधर आ जाएगा √6h/g माइनस T1 माइनस T2, और T1 का वैल्यू है ये 2h/g माइनस T2 का वैल्यू है ये T2 का वैल्यू दो टर्म में है और उसके आगे निगेटिव लगा हुआ है, तो इसलिए ब्रैकेट का यूज़ करते हैं √4h/g माइनस √2h/g। सो आप यहाँ से देख सकते हो -2√h/g और ये माइनस माइनस प्लस 2√2h/g, ये कट जाएगा, है ना। तो T3 हमें मिलेगा, ये है T2 और ये है T1, और यहाँ पे हमें T3 क्या मिलेगा √6h/g माइनस √4h/g, ये मेरा T3 है। अब इन तीनों का रेशियो निकालते हैं। सो T1 इज टू T2 इज टू T3, तो T1 का वैल्यू है √2h/g इज टू T2 का वैल्यू है √4h/g माइनस √2h/g इज टू T3 का वैल्यू है √6h/g माइनस √4h/g। तो देखिए h/g सभी में एक समान है, तो कॉमन लेकर हम काट सकते हैं। इस दोनों में h/g है तो h/g कॉमन लेंगे √h/g और काट देंगे तो क्या बचेगा, इसमें से h/g कॉमन लेंगे तो √4 बचेगा, यहाँ लेंगे तो √2 बचा। तो काट के देखें तो यहाँ पे भी वही चीज़ √4 माइनस √2 है, इसमें भी वही कट जाएगा, तो बचा क्या √2 इज टू √4 माइनस √2 इज टू √6 माइनस √4। नाउ हम अपने ऑप्शन की ओर देखते हैं। तो एक ऑप्शन 3 नंबर देखिए, कुछ लग रहा है इसी के जैसा। 3 में यहाँ पहला जो है उसमें 1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब पक्का √2 कटा है, तो √2 कटा है तो इसका मतलब पक्का √2 हर जगह कॉमन होगा। और आप देखिएगा ध्यान से तो आपको मिलेगा भी, यहाँ पे √2 और यहाँ पे √2, तो कॉमन ले सकते हैं, तो √2 देन यहाँ पे √2 माइनस 1, और इसमें से √2 कॉमन लेंगे तो √3 माइनस √2। सो ये √2 कैंसिल हो गया, यहाँ 1 इज टू √2 माइनस 1 इज टू √3 माइनस √2। सो इस हिसाब से मेरा ऑप्शन 3 इज करेक्ट। इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एक यूनिट का सिस्टम है, जैसे 2-3 सिस्टम हम लोग जानते हैं, CGS सिस्टम, MKS सिस्टम, SI सिस्टम, है ना। तो ऐसे ही कोई सिस्टम ऑफ यूनिट है और उसमें यूनिट ऑफ फोर्स इज 100 न्यूटन, फोर्स का यूनिट 100 न्यूटन है। जैसे SI सिस्टम में टाइम का यूनिट कितना है 1 सेकेंड, टाइम का ऐसा यूनिट क्या है 1 सेकेंड, लेंथ का 1 मीटर, है ना। तो वैसे ही कोई सिस्टम है जिसमें फोर्स का यूनिट है 100 न्यूटन। तो जो हमें दिया गया है वो पहले लिख लेते हैं। यूनिट ऑफ फोर्स इज 100 न्यूटन। यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ का यूनिट है
20 मीटर। और यूनिट ऑफ टाइम, टाइम की यूनिट है 100 सेकेंड। हाँ, एसआई सिस्टम में टाइम की यूनिट 1 सेकेंड होती है, इसमें 100 सेकेंड है, दो ये तो यूनिट है ना। द यूनिट ऑफ मास इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट इज, तो यूनिट ऑफ मास आपसे पूछा है। इस सिस्टम में मान लो कोई सिस्टम का नाम है एनी सिस्टम, न्यू सिस्टम, एक नया सिस्टम हम लोग बनाया मान लो, ठीक है। और इस सिस्टम में हम लोग ये डिसीजन लिए कि फोर्स का यूनिट 100 न्यूटन होगा, लेंथ का 20 मीटर, इस तरीके से। और मास का फिर हम लोग सोचे कि जब सब इस तरह से हैं तो मास का क्या होगा, फोर्स का इतना है, लेंथ का इतना है, तो मास का कितना यूनिट होगा। तो इसको कैसे बनाया जाए, तो देखिए फोर्स बराबर होता है, फॉर्मूला तो चेंज नहीं होगा, नेचर का जो रूल है फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन वो तो वही रहेगा, चाहे आप कोई भी सिस्टम यूज करो, सीजीएस करो या एमकेएस करो या एसआई करो। तो फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से फोर्स का डायमेंशन अगर आप देखो तो आपको मिलेगा, डायमेंशन एक्चुअली में हमें क्या बताता है कि जो आपका फिजिकल क्वांटिटी है उसका नेचर क्या है, मतलब किन किन क्वांटिटी पे डिपेंड करता है और किस तरीके से करता है। जैसे फोर्स की ही बात करें तो फोर्स मास पे, और ये एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर स्क्वायर, लेंथ और T⁻⁻²। तो यहाँ पे फोर्स का डायमेंशन ये है, ये क्या बताना चाहता है, ये बता रहा है कि फोर्स ऐसा क्वांटिटी है जो मास पे 1 का डायमेंशन रखता है, ठीक है। ये जो पावर है यही है डायमेंशन। तो ऐसा ये क्वांटिटी है जिसमें मास पे 1 होता है, लेंथ पे 1 होता है और टाइम पे -2 होता है। तो इस तरीके से ये नेचर है हमारा फोर्स का, कि हमारा फोर्स ये जो मास लेंथ टाइम पे जो डिपेंड करता है वो भी, और वो इस तरीके से करता है कि मास पे पावर 1 होता है, लेंथ पे 1 होता है, टाइम पे -2 होता है, ठीक है। तो फोर्स का डायमेंशन है ये। आप यहाँ पे फोर्स की जगह पे 100 न्यूटन लिख सकते हो। आप जैसे कि आपको ये पता होगा फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन में जब हम सारे क्वांटिटी फोर्स मास एक्सेलरेशन और जो भी है सबकी वैल्यू में अगर हम ऐसा यूनिट में रखें और इन सभी में से एक का वैल्यू निकालें तो वो जो वैल्यू निकलेगा वो भी ऐसा यूनिट में ही निकलेगा। और जिस सिस्टम का यूनिट आप यूज कर रहे हैं वही सिस्टम का यूनिट उसमें भी होगा। फॉर एग्जांपल आप फोर्स का वैल्यू सीजीएस सिस्टम में रखें, डाइन में रखें, है ना, और मास का भी वैल्यू आप सीजीएस सिस्टम में रखें, और ये एक्सेलरेशन मतलब मीटर पर सेकेंड उसका भी वैल्यू आप उसका वैल्यू नहीं रखें मान लो, तो उसका वैल्यू आप निकालना चाहते हो तो एक्सेलरेशन का जो आपका वैल्यू आएगा वो भी सीजीएस में ही आएगा। तो यहाँ पे एक नया सिस्टम बनाए तो फोर्स लेंथ टाइम सबका यूनिट हम लोग मुकम्मल कर लिए, डिसाइड कर लिए। मास का निकालना है, मास का जानना है कि ये सब ऐसा ऐसा रखेंगे तो मास कैसा रखेंगे। आप मनमाने ढंग से कुछ भी नहीं मान सकते हो, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये सब वैल्यू रखो, मास का जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू इसी सिस्टम का होगा, ठीक है। तो लेंथ, तो फोर्स की जगह 100 न्यूटन, और मास, मास का वैल्यू हमें नहीं पता, लेंथ इज 20 मीटर, टाइम इज 100 सेकेंड के पावर -2, और यहाँ से हम मास निकालते हैं तो मास इज इक्वल टू 100/20 इंटू 100 सेकेंड का पावर -2। इसको सॉल्व करेंगे तो 100 इंटू 100 सेकेंड का पावर 100 सेकेंड का स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, और 20। तो ये 0 से 0 कटा, ये 2 5 जा 10 5, और ये 100 स्क्वायर इट मीन्स इतना, और ये यूनिट मीटर रख सकते हैं नीचे, और ये न्यूटन। तो सेकेंड स्क्वायर न्यूटन बाय मीटर, आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको केजी आ जाएगा। तो 50,000 केजी।